बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट्स हम किसको कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में एंड सो ऑन। तो हमने ना एक्सपेरिमेंटल एविडेंस सबूत देना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के लिए। तो इसमें ना सबसे पहले कंट्रीब्यूशन आती है हमारे पास बोहर की, बिकॉज बोहर मॉडल ऑफ एटम से हमें पता लगा था, उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो हैं जो सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं वो फिक्स्ड एनर्जी लेवल पर रहते हैं। ठीक है, और इसी फर्दर बात को हम लेके आगे बढ़ते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देने के लिए हमारे पास दो फैक्टर होते हैं, एक तो है एटॉमिक स्पेक्ट्रा और दूसरा है आयनाइजेशन एनर्जी। तो आज हम पहले फैक्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा को पढ़ाने से पहले इसकी आपके बेस बनाना जरूरी है। बेस बनाने के लिए मैंने कुछ चीजों को हाईलाइट किया है, उनकी डेफिनेशन वगैरह लिखी है। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए स्पेक्ट्रम होता क्या है एटॉमिक स्पेक्ट्रा से पढ़ने से पहले। स्पेक्ट्रम हम कहते हैं विजुअल डिस्प्ले, मतलब जो हमें नजर आए, और डिस्पर्शन, फैल जाना, ऑफ वाइट लाइट जो कि हमारे घरों में आ रही है ट्यूबलाइट से, सन से, वो वाइट लाइट ही होती है। तो वाइट लाइट का फैल जाना इनटू इट्स कंपोनेंट्स से मुराद है अपने कलर्स में। व्हेन पास थ्रू अ प्रिज्म, जब आप उसको प्रिज्म के थ्रू क्या करते हैं, पास करवाते हैं। आपने क्या करना है, व्हाइट लाइट लेनी है और व्हाइट लाइट को गुजरवाना है प्रिज्म में से। तो हमें पता ये लगता है कि व्हाइट लाइट डिफ्लेक्ट हो जाती है इनटू इट्स कंपोनेंट्स, और वो हमें पता है कि व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं जिसे हम विब गियोर कहते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो जब हम व्हाइट लाइट को पास करवाएंगे प्रिज्म से, उसकी डिफ्लेक्शन होगी, वो अपने कंपोनेंट्स के अंदर डिस्पर्स हो जाएगा। इस विजुअल डिस्प्ले को, जो आपको रंगों का ये डिस्प्ले नजर आ रहा है, इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो आपको समझ आ गई होगी स्पेक्ट्रम क्या है। बेसिकली कलर्स का पैटर्न है, विजुअल डिस्प्ले है जब आप व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करवाते हैं। दिस वन इज स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम की दो टाइप्स होती हैं, एक है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है एटॉमिक या लाइन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में ये देखें, ये स्पेक्ट्रम जो है ना, इसके अंदर आपको कलर्स का पता नहीं लग रहा कि कौन सा कलर कहां पे जाके एंड हो रहा है, क्योंकि हर कलर दूसरे कलर के अंदर मर्ज्ड है। स्टूडेंट्स, जैसे रेनबो होती है, रेनबो बनती है कौसे कजा आसमान के अंदर, तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि रेड कलर कहाँ पे एंड हो रहा है, ऑरेंज कलर कहाँ पे एंड हो रहा है, ग्रीन कलर कहाँ पे जाके एंड हो रहा है। मतलब उनकी बाउंड्री लाइन नहीं होती, वो आपस में इस तरह से घुले मिले होते हैं, मर्ज होते हैं कि आप मार्क नहीं कर सकते कौन सा कलर कहाँ पे जाके एंड हो रहा है। तो इस तरह का विजुअल डिस्प्ले जो है ना स्पेक्ट्रम, वो हमें कहलाता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। बाउंड्री लाइन कैन नॉट बी मार्क्ड, कलर्स आर मर्ज्ड इनटू ईच अदर। उसके बाद आता है एटॉमिक या लाइन स्पेक्ट्रम, जो कि एटम्स का होता है। बाउंड्री लाइन कैन बी मार्क्ड, कलर्स आर नॉट मर्ज्ड। तो इसमें स्टूडेंट्स बात यह है कि आप बाउंड्री लाइन को मार्क कर सकते हैं। जैसे ये देखें, मैंने आपको एक स्पेक्ट्रम बना के दिया है। इस स्पेक्ट्रम के अंदर आपको 2 ग्रीन लाइन नजर आ रही हैं और 2 ब्लू लाइन नजर आ रही हैं। आपको साफ पता लग रहा है कि ब्लू लाइन कहां पर एंड हो रही है, ग्रीन लाइन कहां पर एंड हो रही है, और इसके जो पीछे वाला बैकग्राउंड है वो क्या है, वो ब्लैक है। तो कलर्स मर्ज नहीं है, कलर्स सेपरेटेड है। तो इसको कहते हैं स्टूडेंट्स एटॉमिक या लाइन स्पेक्ट्रम। बेसिकली जो हमारा टॉपिक है ना वो यही है, एटॉमिक और लाइन स्पेक्ट्रम। तो मैंने आपकी बेस बनानी थी, तो मैंने आपको पीछे वाली बातें बता दी कि असल में स्पेक्ट्रम होता क्या है। स्टूडेंट्स, बुक की डेफिनेशन, बुक की थ्योरेटिकल लाइंस पढ़ने से पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट देना चाहता हूं कि बुक के अंदर से हम पढ़ेंगे तो आपको कंसेप्ट इतने अच्छे से वाज़िया नहीं होगा। पहले मैं अपनी तरफ से आपको एक डायग्राम बना के इसका कंसेप्ट देना चाहता हूं, फिर हम इसकी थ्योरेटिकल लाइंस की तरफ आएंगे। तो ये रही डायग्राम। ये है हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है स्टूडेंट्स, और आपने ना 2 काम करने हैं। इस एलिमेंट को या तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करना है, या हीट प्रोवाइड करनी है, या इसको कोई भी सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट देना है। ठीक है, मतलब आप इसको एनर्जी दे रहे हैं, रेडिएशंस दे रहे हैं। ये हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है, इसके पड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन पहले शेल में पड़ा हुआ है, और आपको याद होना चाहिए जो शुरू वाला शेल होता है उसकी एनर्जी लो होती है, उसके बाद वाले
शेल्स उनकी एनर्जी क्या होती रहती है, हायर होती रहती है। तो कम एनर्जी, ज्यादा ज्यादा ज्यादा, ये हमें किसने बताया था, बोहर ने बताया था। बोहर ने एनर्जी लेवल्स की वैल्यूज कैलकुलेट करके दी थी। E इज इक्वल्स टू -13 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर, वो आपको याद होनी चाहिए इक्वेशन, तो आपको पता लग जाएगा पहले वालों की एनर्जी कम होती है शेल्स की, बाद वालों की एनर्जी ज्यादा होती है। स्टूडेंट्स ये पड़ा हुआ है लो एनर्जी लेवल पर, और लो एनर्जी लेवल पर चीज क्या होती है, स्टेबल होती है। हम जब इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट प्रोवाइड करेंगे, तो ये एनर्जाइज्ड हो जाएगा, इसके बाद काफी सारी एनर्जी आ जाएगी। अब ये क्या करेगा, पहले तो इसके पास कम एनर्जी थी, अब इन फैक्टर्स की वजह से इसकी एनर्जी क्या हो गई है, ज्यादा। अब ये क्या कर सकता है स्टूडेंट्स, ये यहां से मूव कर सकता है, यहां से छलांग लगा सकता है, छलांग लगा के ये यहां पर आ सकता है। सही है। अच्छा, अब इसकी यहां से लेकर यहां तक मूवमेंट कैसे मुमकिन हो पाई, क्योंकि इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया यहां से। अब इसके पास इनफ एनर्जी है कि यहां पर भी ये स्टे कर सके दूसरे सेल के अंदर। दूसरे सेल की एनर्जी हाई है, उस तक पहुंचने के लिए उतनी एनर्जी चाहिए जो इस सेल की है। तो इस इलेक्ट्रॉन ने अगर यहां पे जंप मारनी थी तो इसको एनर्जी चाहिए थी इसके लेवल की, वो इसको कहां से मिली, इन दो फैक्टर से मिल गई। तो इसने कहा अच्छा जी हम जंप मार सकते हैं, यहां पर आ सकते हैं, क्योंकि यहां पे रहने के कुछ कानून है ना स्टूडेंट्स, कि जितनी एनर्जी इस सेल की होगी, वो कहता है मेरे जैसी एनर्जी लेकर आओगे तो मेरे साथ रिवॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो ये ले आया था एनर्जी यहां से। अच्छा, हो सकता है इसको इतनी इनफ एनर्जी मिल जाए कि ये पहले से तीसरे सेल में छलांग लगा दे। ये भी पॉसिबल है कि जितनी इस तीसरे सेल की एनर्जी है वो ही इन दोनों में से कोई इस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर दे और ये यहां से यहां छलांग लगा ले। अब ये जो दोनों स्टेट्स हैं, ये कौन सी स्टेट्स हैं, हाई एनर्जी वाली स्टेट्स हैं। हाई एनर्जी पे चीज क्या होती है, अनस्टेबल होती है, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये अनस्टेबल वाली बात से पहले मैं आपको ये समझा दूं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, इसने किसी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लिया है और उसने जंप मार दिए। ये चीज याद रखनी है, सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं किया, सारी एनर्जी को नहीं किया, जितनी इसको रिक्वायर्ड थी ना यहां पर जंप मारने के लिए, यहां पर जंप मारने के लिए, उतना उसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब। लेट्स सपोज मैं कहता हूं इस एक लाइन को जो आ रही है ना, एब्जॉर्ब कर लिया इसने, तो बाकी दो को ये क्या कर देगा, बाकी दो को ये यहां से जाने देगा। वो कहेगा भाई आप लोग जाओ, मुझे आप लोगों की जरूरत नहीं है, ठीक है। 3 बना दी, 2 आनी चाहिए थी, ठीक है। तो एक को उसने अब्जॉर्ब कर लिया, बाकी 2 को उसने जाने दिया। अब ये जो बाकी 2 जा रही है ना, आपने आगे रखा हुआ डिटेक्टर या कह लें प्रिज्म रखा हुआ है। क्या होगा, ये रेडिएशन जब इस डिटेक्टर पर आएगी तो डिटेक्टर इनको इंटरप्रेट कर देगा कलर्स के अंदर या डिफरेंट लाइंस के अंदर। जैसे हमने व्हाइट लाइट की बात की थी कि प्रिज्म में से गुजरवाएं तो डिफ्लेक्टेड हो जाती हैं इनटू देयर कंपोनेंट्स, वैसे ही ये रेडिएशंस भी अपने कंपोनेंट्स के अंदर आ जाएंगी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसने, हम सपोज करते हैं इसने एब्जॉर्ब कर लिया था, किसी एक कलर को एब्जॉर्ब कर लिया। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं येलो कलर इसने एब्जॉर्ब किया था, इधर से ये जो येलो कलर आ रहा था वो इसने एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी कलर्स को इसने जाने दिया। तो बाकी कलर्स जो इसने जाने दिए स्टूडेंट्स, वो यहां पर आकर अपना इंप्रेशन शो करेंगे, ठीक है। बाकी कलर जो इसने जाने दिए थे वो यहां पर आकर अपना इंप्रेशन शो करेंगे। अब येलो कलर यहां पर नहीं आया था, ठीक है। अगर येलो कलर यहां पर नहीं आया था तो उसका इंप्रेशन यहां पर आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसकी जगह पे आपको क्या नजर आएगा, उसकी जगह पे आपको डार्क लाइन नजर आएगी, खाली स्पेस, डार्क लाइन, मतलब यहां पे कोई रंग नहीं आया। तो बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स, यहां पर जैसे व्हाइट लाइट से सारे रंग आए थे, इस इलेक्ट्रॉन ने उसमें से येलो कलर को एब्जॉर्ब कर लिया जंप मारने के लिए, बकिया कलर्स को आगे उसने जाने दिया। बकिया कलर्स आके अपना इधर इंप्रेशन शो करेंगे, अपना रंग लाएंगे, लेकिन जो येलो कलर है वो तो यहां पर एब्जॉर्ब हो गया था। तो उससे क्या हुआ, येलो कलर की यहां पे लाइन जो आई वो डार्क लाइन आई, मतलब हमें पता लग गया यहां पर कुछ मिसिंग है। इसको कहते हैं, ये जो स्पेक्ट्रम आपके पास आएगा विजुअल डिस्प्ले, इसको कहते हैं स्टूडेंट्स एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब अभी मैं बात कर रहा था स्टूडेंट्स कि जब इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा ना, वो हाई एनर्जी पे चला जाएगा, तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। अब ये अनस्टेबल तो कभी भी नहीं रहना चाहेगा, ये चाहेगा मैं फिर से क्या हो जाऊं, स्टेबल।
तो स्टेबल होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? स्टेबल होने के लिए इसको वापस अपनी जगह पर आना पड़ेगा। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को इसी जगह पर जहां से वो निकला था वहीं पर वापस आना पड़ेगा, क्योंकि शुरू वाले शेल की एनर्जी कम है, तो यहां पर ये स्टेबल फील करेगा लो एनर्जी के साथ। अच्छा, वापसी कैसे आएगा? अब ये पहला शेल तो कहता है भाई एनर्जी कम होनी चाहिए तो मेरे साथ आप रह सकते हो। बाहर वाला शेल कहता था एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए तो आप मेरे साथ रह सकते हो। तो अब ये शेल कहेगा इस इलेक्ट्रॉन को कि भाई एनर्जी निकाल के आओ, जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी आपने ले ली थी ना वो आप निकाल कर आओ। ये कहेगा अच्छा जी। ये क्या करेगा स्टूडेंट्स? एक्स्ट्रा एनर्जी निकाल देगा जो इसने एब्जॉर्ब की थी। वो एक्स्ट्रा एनर्जी इसने किस केस में एब्जॉर्ब की थी? येलो कलर को एब्जॉर्ब करके। अभी मैंने बात की थी ना, तो ये येलो कलर को क्या कर देगा स्टूडेंट्स? एमिट कर देगा। ठीक है, येलो कलर को एमिट कर देगा। येलो कलर एमिट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन वापसी अपनी जगह पे आ गया, स्टेबल हो गया। अब इस येलो कलर को आप गुजरवाएंगे किससे? डिटेक्टर से दोबारा। डिटेक्टर से गुजरवाएंगे दोबारा से, इधर हमें एक इंप्रेशन मिलेगा, एक स्पेक्ट्रम मिलेगा। अब कौन सा कलर आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ येलो कलर आ रहा है। तो यहां पर स्टूडेंट्स आपको येलो कलर की लाइन मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ येलो कलर की लाइन मिलेगी। बकिया जो इंप्रेशन है वो सारा क्या होगा? वो डार्क हो जाएगा। ठीक है, बकिया इंप्रेशन सारा क्या हो जाएगा? डार्क। ये कौन से कलर की लाइन आ गई? येलो कलर की आ गई। अभी मेरे पास येलो कलर नहीं है तो मैं नहीं तो आपको येलो से बना के दिखाता। तो येलो कलर की स्टूडेंट लाइन आ गई, बाकी लाइन क्या हो गई? डार्क आ गई। अब ये जो इंप्रेशन हासिल हुआ ये भी आपको एक कलर्ड पैटर्न हासिल हुआ है। ये किससे आपको हासिल हुआ है? एमिट करने से। इस पैटर्न को एमिट करने से हासिल किया गया है, इसलिए इस स्पेक्ट्रम को हम कहेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। तो यहां से आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स अब्जॉर्प्शन और एमिशन का डिफरेंस। दोबारा से मैं एक दफा रिपीट कर देता हूं। यहां से व्हाइट लाइट आ रही थी, इस इलेक्ट्रॉन ने उसमें से एक एनर्जी लेवल को एब्जॉर्ब कर लिया, जैसे कि हमने कहा था येलो को एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी रंगों को उसने क्या किया? आगे जाने दिया। तो बाकी रंगों ने जाके यहाँ पे अपना इंप्रेशन शो कर दिया। येलो कलर नहीं गया था तो उसकी जगह क्या आ गई? डार्क लाइन आ गई। इस तरह के इंप्रेशन को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्यों? क्योंकि इसने एब्जॉर्ब किया था किसको? येलो को। तो ये स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। उसके बाद इसी इलेक्ट्रॉन ने हाई लेवल पे जाके उस येलो कलर को क्या कर दिया? रिलीज कर दिया, येलो कलर को एमिट कर दिया। उससे हमें एक और इंप्रेशन हासिल हुआ जिसमें सिर्फ और सिर्फ येलो कलर था। ठीक है, बाकी सारी डार्क लाइंस थी। तो इस विजुअल डिस्प्ले को, इस स्पेक्ट्रम को हम कहेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम, बिकॉज ये एनर्जी एमिट करके हासिल हुआ है। तो ये दो हमारे हो गए एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम। स्टूडेंट्स आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं बुक की लाइंस की तरफ। आपने याद रखना है हमेशा पहले जो बनता है ना वो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनता है, उसके बाद बनता है एमिशन स्पेक्ट्रम। हमारी बुक में डेफिनेशन पहले इसकी लिखी हुई है बाद में इसकी, लेकिन मैंने आपको कंसेप्ट से बता दिया पहले कौन सा स्पेक्ट्रम आता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, उसके बाद आता है एमिशन स्पेक्ट्रम। तो डायग्रामेटिकली मैं आपको डेफिनेशन समझा रहा हूं स्टूडेंट्स। ये आपने गैसियस सैंपल लिया हुआ है किसी भी एलिमेंट का, और उसको आपने प्रोवाइड करना है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या हीट प्रोवाइड करनी है इसको। तो ये कहलाता है हमारे पास एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। तो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम के केस में आपने हीट या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देना है इस गैसियस सैंपल को। तो इस गैसियस सैंपल में से निकलेंगी रेडिएशंस। क्यों? क्योंकि इसने हीट दी है ना आपने इसको, तो ये हीट एब्जॉर्ब करके अपने अंदर से क्या निकालेगा? रेडिएशंस। रेडिएशंस को आपने डिटेक्टर पे फेंक देना या प्रिज्म के थ्रू आपने इसको गुजरवाना है। तो जब आप प्रिज्म के थ्रू गुजरवाएंगे, ये रेडिएशंस को क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? एमिट कर रहा है। यहां से रेडिएशंस क्या हो रही हैं? एमिट हो रही हैं। इस वजह से इस स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। और इसमें क्या होता है? इसमें आपको हासिल होती हैं कलर्ड लाइंस अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड। ये देखें बैकग्राउंड डार्क है और दो आपको ये नजर आ रही हैं रेड लाइंस, ये कलर्ड लाइंस है अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड। उसके बाद आपकी बुक में लिखा हुआ है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसमें ना आपने हीट नहीं करनी, इसमें आपने सिंपली क्या की है? व्हाइट लाइट प्रोवाइड की है। आपने इसको ना व्हाइट लाइट देनी है। व्हाइट लाइट जब आप इसको देंगे ना, तो ये गैसियस सैंपल ही है,
ये व्हाइट लाइट में से किसी एक दो कलर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, जैसे अभी मैंने पीछे आपको समझाया था। किस लिए एब्जॉर्ब करेगा? जंप मारने के लिए एक शेल से दूसरे शेल में एब्जॉर्ब कर लेगा। अब बाकी जो इसने एब्जॉर्ब नहीं किए, एक कलर इसने एब्जॉर्ब किया है, जो इसने एब्जॉर्ब नहीं किए वो आगे चले जाएंगे कलर्स। डिटेक्टर से आप उनको डिटेक्ट करेंगे और इस तरह का आपको स्पेक्ट्रम हासिल होगा जिसमें सारे कलर होंगे सिवाय उस कलर के जिसको इस गैस ने या इस सैंपल ने क्या कर लिया था? एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से इस स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो इस केस में क्या होता है? इस केस में हमें डार्क लाइंस हासिल होती हैं अगेंस्ट द ब्राइट बैकग्राउंड। जिस कलर को उसने एब्जॉर्ब कर लिया था ना गैसियस सैंपल ने, सिर्फ वो यहां पर शो नहीं होगा, बाकी सारे क्या होंगे? शो होंगे। तो इसलिए हमें डार्क लाइन मिलती है उस जगह पर, डार्क लाइन आती है जो कलर एब्जॉर्ब हो गया था। डार्क लाइंस अगेंस्ट ब्राइट बैकग्राउंड, और ये उलट होता है, कलर्ड लाइंस अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड। तो डिफरेंशिएट का सवाल आए तो आप ये डिफरेंशिएट लिख सकते हैं। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आप पीछे करके लेक्चर को देख सकते हैं। मैंने जो आपको शेल्स का कंसेप्ट दिया है वहां से आपको ये याद रहेगा, बाकी यहां से तो सिर्फ आपने डेफिनेशंस करनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब याद रखें हर एलिमेंट की ना, आपको मालूम है हर एलिमेंट के लिए जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है ना वो डिफरेंट होती है। एवरी एलिमेंट हैज यूनिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हर किसी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होते हैं, और इसी तरीके से हर एलिमेंट के एनर्जी लेवल्स भी क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। ठीक है, एक शेल, दो शेल, तीन शेल, इसी तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनमें डिफरेंट हो गए। तो इससे क्या होता है? इससे हर किसी का स्पेक्ट्रम जो है ना अपना अपना होता है, हर किसी का स्पेक्ट्रम अलग अलग बनता है। तो देखिए हर किसी को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं किस हिसाब से? उसके स्पेक्ट्रम के हिसाब से। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम और आएगा, सोडियम का स्पेक्ट्रम और आएगा, लिथियम का स्पेक्ट्रम और आएगा। इस तरह का कलर जो पैटर्न होता है, आपकी बुक के अंदर 4 से 5 बने भी हुए हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो हर किसी का स्पेक्ट्रम अलग है, तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स स्पेक्ट्रम बेसिकली एक एलिमेंट का फिंगरप्रिंट होता है, क्योंकि ये डिफरेंशिएट कर सकता है हर एलिमेंट को दूसरे से। जैसे हमारा फिंगरप्रिंट है वो मोबाइल के साथ लगाते हैं तो हमारा लॉक खुल जाता है, और हर इंसान का फिंगरप्रिंट दूसरे से मुख्तलिफ है, तो हर इंसान को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसके फिंगरप्रिंट से। वैसे ही हम कहते हैं कि एलिमेंट्स को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं उनके किस चीज से? उनके स्पेक्ट्रम से। वो उनके फिंगरप्रिंट के तौर पर काम करता है। अच्छा स्टूडेंट, टॉपिक का नाम था सबूत दें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो अभी मैंने आपको सबूत दिया ना कि हमने इसके अंदर ड्रॉ किए थे शेल्स, और शेल्स ड्रॉ करने से क्या हुआ था? इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा था शेल्स के अंदर ही। तो वहां से पता लगा कि एटम के अंदर क्या होते हैं? शेल्स होते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिससे उसकी क्या बनती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आ गया पहला सबूत। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी के हवाले से। इस टॉपिक के हवाले से कोई क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज।